अच्छा जी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें डिस्कस किए थे। एक था इंट्रोडक्शन टू जियोटेक्निकल डिज़ाइन, ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरा लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू फाउंडेशन। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इंट्रोडक्शन टू जो टेक्निकल डिज़ाइन है, उसमें तो मेन चीज़ें सी लॉज, कोर सब्जेक्टिव्स, ठीक है, और कंटेंट्स है कि कौन कौन से कंटेंट्स हमने इस सब्जेक्ट में कवर करने। दूसरा जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू फाउंडेशन, उसमें हमने फाउंडेशन डिस्कस किया कि व्हाट डज मीन बाय फाउंडेशन, और फाउंडेशन पे फिर जो स्ट्रेसेस आते हैं वो स्ट्रेसेस का कंसेप्ट किस तरह है, या फाउंडेशन हम क्यों देते हैं, रीज़न भी बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फाउंडेशन के मेजर जो टू टाइप्स है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, उसको थोड़ा डिस्कस किया कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है और डीप फाउंडेशन क्या। फिर डीप फाउंडेशन पे एक अलग चैप्टर है, मैंने बताया था, ठीक है, वो अब हो सकता है मिड के बाद आ जाए। और शैलो फाउंडेशन के जो टाइप्स है फिर डिटेल के साथ वन बाय वन वो डिस्कस किए थे, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। तो मतलब है जियो टेक्निकल डिजाइन में अभी तक हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, ये है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाउंडेशन सिस्टम। लेक्चर का नाम है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फाउंडेशन सिस्टम। इसमें जो कंटेंट्स है इस लेक्चर पे, वो नंबर वन है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाउंडेशन सिस्टम। फिर दूसरा जो टॉपिक है स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग फाउंडेशन, यानी डिजाइनिंग फाउंडेशन डिजाइन करने का जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन फाउंडेशन सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि कौन सा फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन किसी खास जगह या किसी खास बिल्डिंग के लिए हम कौन से टाइप वाला फाउंडेशन यूज करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज टाइप्स ऑफ लोड्स जो फाउंडेशन पे आ सकते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट जो टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फाउंडेशन सिस्टम, उसमें यानी फाउंडेशन, किसी भी फाउंडेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, समझ आ रही है? कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, यानी फाउंडेशन जब हम देते हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसे आपके जहन में आपने रखना होगा, उसके मुताबिक आपने फाउंडेशन देना होगा, डिजाइन करना होगा या बनाना होगा। समझ आ रही है? यस सर, स्क्रीन शेयर तो नहीं है सर? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं, ठीक है। अभी नजर आ रहे हैं? यस सर, अभी आ रहा है। ये लेक्चर कंटेंट्स है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाउंडेशन सिस्टम, स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग फाउंडेशन, फाउंडेशन सिलेक्शन प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स में फिर मेनली 4 रिक्वायरमेंट है, 4 किस्म की चीज़ें हैं जो ज़रूरियात है किसी भी फाउंडेशन को देने के लिए, यानी जब हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए, तो वो जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो उनमें सबसे पहले नंबर पे है सेफ्टी रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी फाउंडेशन जब हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी बिल्डिंग के नीचे, तो उसका सबसे फर्स्ट कंसर्न है सेफ्टी, ठीक है, कि वो सेफ होना चाहिए। सेफ्टी का मतलब है दैट द फाउंडेशन शुड बी सेफ अगेंस्ट shear failure, ठीक है, एंड अगेंस्ट सेटलमेंट, एंड आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ द फाउंडेशन शुड बी सेफ। इज दैट क्लियर? 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट में। एक ये है कि जब हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जहाँ पे हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं नीचे उसके क्या है, सॉइल है। समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। तो ये जो फाउंडेशन है, ये इस सॉइल के ऊपर सेफ होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इसके ऊपर सेफ होना चाहिए मतलब है इसके नीचे जो सॉइल है वो फेल नहीं होगा। ये याद रखे, सॉइल में जो फेलियर होती है वो सिर्फ और सिर्फ shear फेलियर है। समझ आ रही है? तो इस वजह से सॉइल should be safe, या foundation should be safe against shear failure of the soil।
इज दैट क्लियर? तो इस सिचुएशन के लिए, इस शेयर फेलियर के लिए हम जो तरीक़ेकार यूज करते हैं या जो चेकिंग का प्रोसीजर है, जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है? हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। समझ आ रही है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शेयर फेलियर शुड बी एडिक्वेट। शुड बी एडिक्वेट का मतलब है फाउंडेशन में जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं वो कितना होता है? 2.5 to 3। समझ आ रही है या नहीं? आवाज आ रही है? क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, सब क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा कंसेप्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के क्या चीज है? एनीवन? 2.5 to 3 पे सर समझ नहीं है। जी? 2.5 to 3 सर, इसका क्या मतलब है सर? नहीं नहीं, फैक्टर सर ऑफ ये सेफ्टी का क्या मतलब है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शेयर फेलियर, इसका क्या सर मतलब ये है? रिक्वायर्ड लोड को जो है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिक्वायर्ड लोड, देखिए दो चीजें होती है, ये याद रखिए। जब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जिक्र आता है तो उसके लिए दो चीजें होती है। एक को कहते हैं डिमांड एंड दूसरी चीज है कैपेसिटी। समझ आ रही है? डिमांड एंड कैपेसिटी। तो डिमांड और कैपेसिटी का जो रेशो है, समझ आ रही है? डिमांड और कैपेसिटी का जो रेशो है, इस रेशो को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये है। डिमांड क्या चीज है और कैपेसिटी क्या चीज है, अब इसको थोड़ा समझे। डिमांड लोड है जो बिल्डिंग से आ रहा है, किस चीज पे? फाउंडेशन पे या सॉइल पे। समझ आ रही है? इसको हम डिमांड कहते हैं। ये डिमांड है, इतना लोड है, इतना किलो न्यूटन है या इतना टन लोड आ रहा है, 100 टन आ रहा है, 200 टन। तो ये क्या चीज है? दिस इज डिमांड। समझ आ रही है? यस सर। कैपेसिटी क्या चीज है? कैपेसिटी मीन कि इस सॉइल में कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी कितनी है, कितना स्ट्रेस ये रिजिस्ट कर सकता है, जिसको इस यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं? बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। समझ आ रही है? यस सर। तो दिस वन, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय डिमांड, ये जो रेशो है, इस रेशो को हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। समझ आ रही है? यानी अगर हम स्ट्रेस में, कैपेसिटी भी स्ट्रेस के यूनिट में हो और डिमांड भी स्ट्रेस के यूनिट में हो, तो इन दोनों का रेशो कितना होना चाहिए? 2.5 से लेके 3 तक। अब तो समझ आ गया होगा ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब है? कि कैपेसिटी ऑफ द यस सर। सॉइल या कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन should be twice or 2.5 to 3 times the demand of the building। समझ आ रही है? कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए? 2.5 टाइम या 3 टाइम डिमांड का होना चाहिए। डिमांड हमारा लेट सपोज 100 टन है, 100 टन लोड आ रहा है, तो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 250 टन से ज्यादा। 250 टन से ज्यादा ये सॉइल बर्दाश्त कर सकता है। और जबकि डिमांड कितना है, जबकि लोड कितना आ रहा है बिल्डिंग से? 100 टन आ रहा है। समझ आ रही है? यस यस सर, सर। क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर है सर। ये जो जनरल डिफिनीशन मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बताई है, कैपेसिटी टू डिमांड रेशो, ये किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन के लिए, चाहे स्ट्रक्चर में है, चाहे जूटेक में है, चाहे किसी और जगह पे है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए जनरल यही डिफिनीशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी एडिक्वेट होना चाहिए, इनफ होना चाहिए। याद रखें, फाउंडेशन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम सबसे ज्यादा रखते हैं, बाकी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 भी इनफ होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 का क्या मतलब है, कुछ पता है? दोनों सेम हो जाए। जितना डिमांड है उतनी ही कैपेसिटी है। समझ आ रही है? तो यानी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। अगर थोड़ा सा भी कोई
इमरजेंसी वाला लोड आ गया, ठीक है, या कोई ऐसा लोड आ गया जो जिसका पहले से पता नहीं था, तो बिल्डिंग या जो चीज है वो फेल हो जाएगा, जो भी चीज है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 का मतलब ये 1 से जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये बढ़ेगा, इसका मतलब है जी जी सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर 1 से ज्यादा क्यों नहीं होती है, इतना क्रिटिकल होता है? जी जी हेलो। सर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना सर, पर फिर ये 1 से ज्यादा क्यों नहीं रखते अगर इतना क्रिटिकल होता है? एक से ज्यादा है ना, मैंने क्या कहा, यहाँ पे कितना है आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं सर इसमें तो है नहीं, फिर ये नहीं है सर, आपने पहले कहा ना कि एक जो होता है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी। किस चीज में एक है? सर आपने एग्जांपल दिया ना, अगर एक हो तो फिर इसका क्या मतलब होगा ना? मैं तो वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली तो एक किसी भी जगह पे नहीं है, एक से ज्यादा हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यही ठीक तो है। मैं सर आपको ये कह रहा हूँ कि 1 का मतलब है क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। सर ये हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, डिमांड को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या मतलब हुआ कि जितना डिमांड है उसका डबल या उसका ट्रिपल जो है कैपेसिटी होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शेयर फेलियर ऑफ द सॉइल शुड बी एनफ या एडिक्वेट। और एनफ का क्या मतलब है कि वो 2.5 से लेके 3 तक होना चाहिए। ये याद रखिए, फाउंडेशन में मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है। Then next point देखे, the settlement should not cause any damage to the structure or interfere with the function of the structure। ये सेटलमेंट है। पहला तो फेलियर है, शेयर फेलियर तो बिल्कुल फेल हो गया तो बस खत्म हो गया किस्सा, ठीक है। सेकंड चीज है फेलियर नहीं है, सेटलमेंट है। ये याद रखिए, सेटलमेंट हम कुछ हद तक अलाउ करते हैं। समझ आ रही है? किसी भी बिल्डिंग में सेटलमेंट कुछ लिमिट तक हम अलाउ करते हैं। उसका लिमिट सॉइल पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर की जो फंक्शनैलिटी है उस पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वो कितना है, 1 इंच से थोड़ा ज्यादा या 1 इंच तक हम अलाउ करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है फिर कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग पे, कौन सा बिल्डिंग है, किस कंडीशन के लिए या किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, ठीक है। यानी 1 इंच तक सेटलमेंट हम अलाउ करते हैं। 1 इंच तक अगर कोई बिल्डिंग सेटल होगा तो खैर है, ये कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर 1 इंच से ज्यादा सेटल होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ आ रही है? ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है 1 इंच, बाज सिचुएशन में 1/2 इंच भी हो सकता है, बाज बिल्डिंग के लिए बिल्कुल 0.5 इंच या 0.25 इंच भी अलाउड नहीं होगा। समझ आ रही है? लेकिन मतलब है हम अपनी तरफ से कोई लिमिट रखते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द गाइडेंस या द गाइडलाइंस ऑफ डिफरेंट कोड्स और डिफरेंट क्राइटेरियाज। समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये जो, अब सेफ्टी क्या है, सेफ्टी ये है कि सेटलमेंट तो हो रहा है लेकिन बिल्डिंग को नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है? सेटलमेंट तो हमने अलाउ किया, लेकिन इस सेटलमेंट की वजह से बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं आना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो बिल्डिंग की जो फंक्शनैलिटी है, जिस फंक्शन के लिए, जिस पर्पस के लिए बनाई गई है, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। समझ आया? रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें लोग रह रहे हैं, तो उनकी रिहाइश में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी फर्ज करें, एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज कोई बिल्डिंग है, उसमें सेटलमेंट की वजह से बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ गए, तो अब तो लोग उसमें नहीं रह रहे क्योंकि वो डर रहे हैं कि ये गिर रहा है। समझ आ रही है? तो उसकी फंक्शनैलिटी खराब हो गई। अगर फंक्शनैलिटी खराब हो गई, फंक्शनेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सेफ नहीं है। तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट ये भी है, सेटलमेंट भी एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है ये चीज? यस सर क्लियर है। थर्ड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ फाउंडेशन शुड बी एडिक्वेट। ये स्ट्रक्चर फेलियर की बात है। ऊपर जो है ये शेयर फेलियर ऑफ द सॉइल की बात है, जब सॉइल में फेलियर होगा,
सॉइल जो है फाउंडेशन के नीचे फेल होगा, ठीक है, तो उसको शेयर फेलियर ऑफ द सॉइल कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल फेलियर, ऊपर स्ट्रक्चर की मैं बात नहीं कर रहा, सुपर स्ट्रक्चर की मैं बात नहीं कर रहा, कौन से स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ? फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फाउंडेशन बजाते खुद भी एक स्ट्रक्चर है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है या किसी पीसीसी है या आरसीसी है, ठीक है, या जिस किस्म का भी फाउंडेशन है, लेकिन ये भी एक स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो, Yes, यस सर। अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरह एक फाउंडेशन बनाया था और आपको क्या कहा था कि यहाँ पे जो जॉइंट है, जॉइंट पे स्ट्रेसेस है, ठीक है, और ये जॉइंट अगर वीक है तो फिर फाउंडेशन का स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। नीचे बेरिंग कैपेसिटी ओके है, सॉइल ओके है, सॉइल में फेलियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है ये फेल हो जाएगा। अगर ये फेल हो गया तो फिर भी सेफ नहीं है। इज दैट क्लियर? yes, sir. तो तीन चीजें हो गई, एक सॉइल सेफ होना चाहिए, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शेयर फेलियर। दूसरा, सेटलमेंट टॉलरेबल लिमिट के अंदर होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड, स्ट्रक्चर जो है वो सेफ होना चाहिए, इतना स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर का होना चाहिए कि ये उसका जो बॉडी है, यानी बजाते खुद ये फाउंडेशन फेल ना हो। सॉइल तो ठीक है लेकिन स्ट्रक्चर फेल हो। एक क्लियर हो गया? This is first requirement, which is safety requirement. Second one is depth requirement. फाउंडेशन की डेप्थ रिक्वायरमेंट। आपने कभी देखा है कि फाउंडेशन बिल्कुल सरफेस के ऊपर रखे, ग्राउंड भी देखा है? ये क्यों? नो सर। क्यों अगर लेट सपोज छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसके ज्यादा लोड नहीं है, ठीक है, फिर भी उसकी फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा नीचे एक्सकवेशन करके फाउंडेशन रखते हैं, पता है? सर स्टेबिलिटी के लिए। यस सर, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी नहीं, ये रिक्वायरमेंट है, डेप्थ रिक्वायरमेंट है। स्टेबिलिटी तो मैंने पहले कह दिया ना कि अगर उस पर डिमांड बहुत कम डिमांड है, नेग्लिजिबल लोड है, ठीक है, तो फिर तो आप सरफेस के ऊपर रख सकते हैं क्योंकि वो सेफ है, लोड की वजह से फेल नहीं होगा। समझ और आ लोड रही है? ज्यादा एरिया में डिवाइड नहीं होगा फिर भी। डिवाइड हो जाएगा, क्यों? फाउंडेशन तो आप दे रहे हैं ना, सरफेस के ऊपर आप फाउंडेशन पैड बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मसला क्या है? मसला है और डेप्थ रिक्वायरमेंट है, वो भी हमने कंप्लीट करने हैं। समझ आ रही है? डेप्थ रिक्वायरमेंट भी हमने देखने हैं। डेप्थ रिक्वायरमेंट क्या है वो जरा गौर से आप देखें। आप अगर देखें सीजनल वेरिएशन होती है सॉइल में, सॉइल में सीजनल फ्रीजिंग एंड थाइंग एक्शन होता है। फ्रीज एंड था आप जानते हैं, खासकर कोल्ड एरियो, कोल्ड जो एरियाज है हमारे, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहां पे अगर आप एज्यूम करें तो वहां पे लेट सपोज गर्मियों में पानी है सॉइल के अंदर, ठीक है, और सर्दियों में वो पानी क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में जाता है, तो फिर वो पानी क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज तो हो जाएगा। एग्जैक्टली तो फ्रीजिंग की वजह से उसका आपको पता है वॉल्यूम में इजाफा होता है, पानी के होगा तो इसके साथ सॉइल भी एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉइल की एक्सपेंशन की वजह से फाउंडेशन मूव हो सकता है। अगर फाउंडेशन टॉप पे है तो फिर फाउंडेशन में मूवमेंट हो सकती है। अगर ये फाउंडेशन डिस्टर्ब हो गया, मूवमेंट आ गई, तो बिल्डिंग आपका फेल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो सीजनल वेरिएशन है, ठीक है, फ्रीजिंग और थाइंग की वजह से या मॉइस्चर फ्लक्चुएशन की वजह से, यानी पानी कम ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, ये जो सीजनल वेरिएशन है, इनको हम फाउंडेशन से, यानी फाउंडेशन इनसे बचाने के लिए हम क्या करेंगे? फाउंडेशन को थोड़ा थोड़ा सा नीचे रखेंगे, बिल्कुल सरफेस के ऊपर नहीं, ताकि जो सरफेस का जो प्रोसेसेस है, ठीक है, इससे हमारा फाउंडेशन बच सके। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस या सर। फर्स्ट पॉइंट देखे, प्रिवेंट मूवमेंट ड्यू टू सॉइल वॉल्यूम चेंजेस बाय सीजनल फ्रीजिंग एंड थाइंग ऑफ द ग्राउंड।
कोल्ड एरियाज एज्यूम करें इस पॉइंट के लिए तो आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरा है फुटिंग शुड बी बिलो जोन्स ऑफ हाई वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू मॉइस्चर फ्लक्चुएशन। मॉइस्चर फ्लक्चुएशन खास तौर पे जो एक्सपेंसिव सॉइल जिसको हम कहते हैं, एक्सपेंसिव सॉइल बन्नू या डीआई खान साइड या कुहाट में भी है बाज़ जगहों में, ये जो बहुत फाइन क्ले है किसी एरिया में तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव सॉइल उसको कहते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें जब पानी आता है उस सॉइल में तो पानी की वजह से वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। समझ आ रही है, उसमें एक्सपेंशन होती है, ठीक है। और फिर जब वो ड्राई करता है तो ड्राइंग की वजह से वो श्रिंक करता है, तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग का प्रोसेस उसमें होता है, ठीक है। तो ये जो स्वेलिंग और श्रिंकिंग का जो प्रोसेस है ये भी सरफेस के जो करीबी लेयर्स है, जो टॉप वाले लेयर है वहां पे होता है, नीचे नहीं है, नीचे ये नहीं होता। हेलो, यस सर। जी सर। आवाज आ रही है, क्लियर है? यस सर। ये सर क्लियर है। तो यस सर। दूसरा रीजन क्या है, मॉइस्चर फ्लक्चुएशन। फर्स्ट फ्रीजिंग एंड टाइम, दूसरा है मॉइस्चर फ्लक्चुएशन। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है बाज़-औक़ात विंड एरोजन या वाटर एरोजन। एरोजन तो जानते हैं ना, पानी अपने साथ जो है सॉइल के पार्टिकल ले जाती है, तो वो कहाँ से ले जाती है, टॉप से। समझ आ रही है? तो अगर आपका फाउंडेशन बिल्कुल टॉप पे है तो फिर वो पानी की वजह से उसके नीचे सॉइल जो है वो एरोड हो रहा है, तो फिर भी उसमें एक साइड पे सेटलमेंट हो सकती है जो कि बिल्डिंग की फेलियर अकर हो सकती है उससे, ठीक है। बाईपास अनसुटेबल सॉइल लेयर सच एज पीट, एक्सपेंसिव क्ले, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट एंड ओल्ड सॉइल लेयर। बाजों का टॉप पे जो है अनसूटेबल सॉइल लेयर है। अनसूटेबल मीन जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है। हमेशा जो टॉप लेयर होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। जो टॉप लेयर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो सॉइल है ये वीक होता है। तो उस वजह से टॉप लेयर से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फिर हमें एक्चुअल स्ट्रेटा मिलेगा, एक्चुअल सॉइल उस जगह का मिल जाएगा जो वहां पे एग्जिस्ट करता है, और उसकी फिर बेयरिंग कैपेसिटी मालूम करके उसके मुताबिक आप फाउंडेशन डिजाइन करें, ठीक है। प्रिवेंट फुटिंग मूवमेंट आर डिस्टॉर्शन बाय प्लांट और ट्री रूट ग्रोथ। ये भी एक पॉइंट है कि जो ट्री या जो प्लांट की रूट है उसकी मूवमेंट से बचाने के लिए भी थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? तो दीज ऑल आर डेप्थ रिक्वायरमेंट ऑफ फाउंडेशन सिस्टम। समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। फर्स्ट वाज सेफ्टी रिक्वायरमेंट जिसमें 3 पॉइंट थे, और फिर डेप्थ रिक्वायरमेंट में बहुत सारे पॉइंट है। आप खुद सोचे कि एनवायरनमेंट की वजह से टॉप का सॉइल जो है वो खराब हो सकता है, तो एरोड हो सकता है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। पीट का मतलब है ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल जो स्पंजी किस्म का होता है, ठीक है, वो भी वीक सॉइल है। एक्सपेंसिव का मतलब है जो सीजनल मॉइस्चर वेरिएशन की वजह से उसमें स्वेल श्रिंक का प्रोसेस होता है, वो भी वीक सॉइल है, ठीक है। या जो प्लांट और ट्री का रूट है उसकी मूवमेंट की वजह से फाउंडेशन पर डिस्टर्ब हो सकता है अगर टॉप पे रखेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, इसी इन पॉइंट की वजह से फाउंडेशन जो है वो नीचे, उसके लिए थोड़ा सा एक्सकवेशन करके उसको नीचे रखते। 2 रिक्वायरमेंट क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा, थर्ड रिक्वायरमेंट है स्पेसिंग रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिंग का क्या मतलब है? अब 2 फाउंडेशन है, ठीक है, 2 फाउंडेशन है करीबी करीबी, तो उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए? समझ आ रही है? उनके दरमियान कितना डिस्टेंस रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। द फाउंडेशन मस्ट बी स्पेस appropriately in order to prevent distresses in adjacent foundation। ये पिक्चर आपको नजर आ रहे हैं?
यस लो, सर। इसमें देखिए ये एक फाउंडेशन है और ये दूसरा Yes, sir. फाउंडेशन है। हर फाउंडेशन के नीचे जब हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं तो एनालिसिस कर सकते हैं। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा या जो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 एंड 2 में, कि आप उसके नीचे स्ट्रेसेस आप मालूम कर सकते हैं। समझ आ रही है? फाउंडेशन के नीचे स्ट्रेसेस आप मालूम कर सकते हैं। बोजनिक्स इक्वेशन अगर आप लोगों को याद हो, बोजनिक्स इक्वेशन के थ्रू भी आप मालूम कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेसेस उसका एक इस किस्म का शेप बनता है, यानी इस फाउंडेशन की वजह से सॉइल, तो ये पूरा सॉइल है, इस पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यस सर। Yes. इस यस सर। इस फाउंडेशन की वजह से यहाँ पे ये जो दायरा खींचा हुआ है, इसको प्रेशर बल्ब कहते हैं। इस एरिया में स्ट्रेसेस चेंज हुए हैं। समझ आ रही है? इससे बाहर इतना इफेक्ट नहीं आया, लेकिन ये जो दायरा है, इस दायरे के अंदर एरिया में स्ट्रेसेस ज्यादा हो गए इस फाउंडेशन की वजह से। ठीक है। इसी तरह अगर दूसरा फाउंडेशन इसके करीब है तो फिर उसका भी अपना प्रेशर बल्ब है, और ये दोनों प्रेशर बल्ब अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो देखिए इसकी वजह से भी इस एरिया में स्ट्रेस ज्यादा हो गया और इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा? यहाँ स्ट्रेस पे डबल हो जाएगा सर। डबल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रेसेस या डाइस्ट्रेसेस। ठीक है। यहाँ पे डबल स्ट्रेस हो जाएगा। तो अगर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी सिर्फ आपने इस स्ट्रेस के लिए मालूम की है या इस स्ट्रेस के लिए मालूम की है, ठीक है, तो जब उस पे डबल स्ट्रेस आ जाएगा तो फिर तो जाहिर बात है कि यहाँ पे सॉइल फेल हो जाएगा। यहाँ पे फेल हो गया तो ये फाउंडेशन भी आपका सेफ नहीं है, गिर जाएगा, ये भी सेफ नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि इसके लिए फिर सोल्यूशन ये है कि आप फाउंडेशन को इतना स्पेस प्रोवाइड करें दोनों फाउंडेशन के दरमियान कि इनके जो प्रेशर बल्ब्स है वो आपस में कोइंसाइड ना करें। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? यस सर। Yes. ये एक सोल्यूशन में बता रहा हूं। अगर लेट सपोज आप फाउंडेशन को स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि फाउंडेशन कॉलम के लिए बना रहे हैं और कॉलम बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, और बिल्डिंग तो हम बना रहे हैं, उसमें जो भी हमें मिला है वहां पे हम फाउंडेशन देंगे। अगर हम ये नहीं बचा सकते तो फिर क्या करेंगे? यानी ये दूर नहीं कर सकते फाउंडेशन, हम एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते, स्पेस इतना प्रोवाइड नहीं कर सकते कि प्रेशर बल्ब की कोइंसाइडेंस जो है वो खत्म हो जाए। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो डिजाइन करेंगे फाउंडेशन, वो फाउंडेशन इस स्ट्रेस के बेस पे या इस स्ट्रेस के बेस पे नहीं करेंगे, बल्कि दोनों का जो ये एरिया है जहाँ पे डबल स्ट्रेस है, इस पे बेस करके आप डिजाइन करेंगे। समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। यस सर। सर क्लियर। तो देखिए यहाँ पे भी स्ट्रेस कम है, यहाँ पे भी स्ट्रेस कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस के लिए डिजाइन करेंगे तो फिर आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा। अगर आप स्पेस दे सकते हैं तो आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल होगा, अगर आप स्पेस नहीं दे सकते तो फिर स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल नहीं होगा। स्ट्रक्चर मीन फाउंडेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. लास्ट जो फंक्शन है, सॉरी, रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन सिस्टम का, वो है इकोनॉमिक एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये भी जरूरी है। द फाउंडेशन शुड बी इकोनॉमिकल एंड परफॉर्म्स सेटिस्फैक्टरली द इंटेंडेड फंक्शन। जिस फंक्शन के लिए हम फाउंडेशन बना रहे हैं वो फंक्शन कंप्लीट करना चाहिए फाउंडेशन को। ठीक है। और दूसरा, ये जो फाउंडेशन है ये इकोनॉमिक भी होना चाहिए। इकोनॉमिक का क्या मतलब है आप जानते हैं? बताएं पैसे जरा। ज्यादा सर न लगे। एक्सपेंसिव ना हो। नहीं ना, पैसे ज्यादा की बात नहीं है। Sir, strength भी पूरा मिल जाए और खर्चा जो एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली यही बात है कि हमें कम से कम पैसों में वही स्ट्रेंथ या वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हो जाए जो हमें रिक्वायर्ड है। समझ आ रही है? कम से कम पैसों में, तो उसको इकोनॉमिक कहते हैं कि यानी फंक्शन भी कंप्लीट कर रहा हो, फुल कर रहा हो। ठीक है।
और पैसे भी उस पे कम आए, तो इसको हम इकोनॉमिक कहते हैं। समझ आ रही है? अगर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ पैसे की बात है, कि सिर्फ उस पे पैसे कमाए, सेफ्टी की बात नहीं है, तो फिर उसको चीप कहते हैं, इकोनॉमिक नहीं कहते। ये याद रखिए, इंग्लिश के दो वर्ड है, एक इकोनॉमिक है, दूसरा चीप है। समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। सर इसमें डिस्टेंस कितना देना चाहिए सर ये दो फाउंडेशन के दरमियान? ये तो इस प्रेशर बल्ब से मालूम कर सकते हैं ना। प्रेशर बल्ब आप निकालें, आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, स्ट्रेसेस उसके नीचे मालूम करें, उन स्ट्रेसेस से आपको पता चलेगा कि इसको डिस्टेंस कितना प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है? ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग अ फाउंडेशन। एक फाउंडेशन डिजाइन करना है तो कौन से स्टेप है या कौन सा प्रोसीजर है, या जो जियो टेक्निकल इंजीनियर है वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रोसीजर पूरा क्या है। ठीक है, ये प्रोसीजर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। इसमें स्टेप्स है, नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेप जरा देखें, लोकेट द साइट एंड द पोजीशन ऑफ लोड। सबसे पहले तो ये चीज है कि आप उस साइट को लोकेट करें जहां पे लेट सपोज बिल्डिंग बन रहा है। क्या बन रहा है? बिल्डिंग बन रहा है। ठीक है, और उसमें फिर पोजीशन ऑफ लोड मालूम करें, कहाँ कहाँ पे लोड आ रहे हैं। पोजीशन ऑफ लोड मीन के कॉलम की लोकेशन मालूम करें। समझ आ रही है? यस सर। A rough estimate of the foundation load is usually provided by the client or made in house। ठीक है, एक रफ एस्टिमेट जब भी आपको क्लाइंट आता है तो वो आपको एक रफ एस्टिमेट ऑफ फाउंडेशन लोड देता है। फाउंडेशन लोड का क्या मतलब है? फाउंडेशन लोड का मतलब है पूरे बिल्डिंग का लोड। पूरे बिल्डिंग का जितना भी लोड है, सिर्फ सेल्फ लोड की मैं बात नहीं कर रहा। समझ आ रही है? सिर्फ सेल्फ लोड की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें लाइव लोड भी है। ठीक है, सेल्फ लोड का मतलब है, सेल्फ लोड का क्या मतलब है? ये बिल्डिंग का अपना लोड होता है सर। जो अपना लोड है, जिसको हम डेड लोड कहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ और चीजें भी आ सकती है डेड लोड में, लेकिन सेल्फ का मतलब है सिर्फ बिल्डिंग का अपना। सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, उसमें जो लोग आ रहे हैं या जो जो भी चीज आ रहे हैं, जो कभी कभी उसमें लोड आता है। ठीक है, विंड लोड, ये सारे लोड्स, उसका एस्टिमेट, एक रफ एस्टिमेट आपको जो क्लाइंट है वो टेक्निकली तो नहीं दे सकता, लेकिन वो आपको रफली बताएगा। उसको आप फिर कन्वर्ट करके एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसमें इतने रूम्स है, इतने लोग रह रहे हैं, इस इतना फर्नीचर है, इतने बिल्डिंग का लोड है। ठीक है, ये सारे कैलकुलेट करके तो आपको रफ एस्टिमेट मिल सकता है। डिपेंडिंग ऑन द साइट और लोड सिस्टम complexity, a literature survey may be started to see how others have approached similar problems। ये अब साइट पे डिपेंड करता है और लोड सिस्टम पे डिपेंड करता है। दो चीजें हैं, एक साइट पे बेस करके और दूसरा लोड सिस्टम पे बेस करके। इसके लिए आप थोड़ा और केसेस पढ़े जो बाकी लोगों ने, लेट सपोज पेशावर में कोई बिल्डिंग डिजाइन करना है। ठीक है, उसकी फाउंडेशन डिजाइन करना, बिल्डिंग नहीं, सिर्फ फाउंडेशन डिजाइन करना है। ठीक है, तो पेशावर में बाकी इस किस्म के बिल्डिंग्स, उसका जरा लिटरेचर पढ़े। लिटरेचर मीन के उनकी फाउंडेशन आप पढ़े कि वहां पे लोगों ने कितने लोड यूज किए हैं और किस किस्म का फाउंडेशन, वो पहले आपने देखना जरूरी है। इसलिए डिजाइन का जो प्रोसेस है ये एक्सपीरियंस के बगैर इस पे कोई रिलाई नहीं करता। समझ आ रही है? आपको प्रोसेस आता है लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका डिजाइन कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता या डरते हैं एक्सेप्शन से। ठीक है, समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। तो इस वजह से यानी उस एरिया में आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म के बिल्डिंग है, कौन से लोड यूज कर रहे हैं, कौन सा फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए या आप पढ़ेंगे उसके लिए। ठीक है, फिजिकली, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिजिकली इंस्पेक्ट द साइट फॉर एनी जियोलॉजिकल और अदर एविडेंस दैट मे इंडिकेट अ पोटेंशियल डिजाइन प्रॉब्लम that will have to be taken into account when making the design
are giving a design recommendation supplement the inspection with any previously obtained soil data. अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद जब ये चीज़ें मालूम हो जाए, आपने साइट लोकेट किया, लोकेट का मतलब है आप गूगल मैप पे भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें पोजीशन ऑफ दी लोड मालूम किया, ठीक है, और लिटरेचर स्टडी किया कि बाकी लोगों ने इस एरिया में कितना लोड यूज किया है इस किस्म के बिल्डिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद फिजिकली इंस्पेक्शन करें, यानी विजिट करें, साइट का विजिट करें, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए या जियोलॉजिकल इंजीनियर के लिए ये जरूरी है कि फिर वो साइट इंस्पेक्ट करे, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप है एस्टेब्लिश द फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम and on the basis of discovery or what is found in the initial phase, set up the necessary supplemental field testing and any laboratory test program. इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जब आप फिजिकली वहां पे जाएंगे, सेकंड स्टेप में विजिट करेंगे, तो उस विजिट में आप चेक करेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन यूज करेंगे। अगर बोरिंग करेंगे, एसपीटी टेस्ट करेंगे, ठीक है, सॉइल सैंपल्स हमने कितने कलेक्ट करने हैं, लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट करने हैं, फील्ड टेस्टिंग कौन कौन सा है, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करें। बोर कहाँ कहाँ पे करना है, समझ आ रही है? हेलो, क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। थर्ड स्टेप में ये चीजें आप क्लियर कर दे, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में डिटरमिन द नेसेसरी सॉइल डिजाइन पैरामीटर्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ टेस्ट डेटा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन इंजीनियरिंग जजमेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एनालिसिस में भी इन्वॉल्व। इसके बाद फोर्थ स्टेप में देखिए, एक्सप्लोरेशन थर्ड स्टेप में हो गई, ठीक है। एक्सप्लोरेशन मीन बोरिंग वगैरह, बोर होल कहाँ कहाँ पे है, कितने सैंपल्स लेने हैं, कितने डेप्थ से सैंपल लेने हैं, ठीक है, या फील्ड में जो टेस्टिंग है, कौन कौन से फील्ड टेस्टिंग परफॉर्म करने हैं, ठीक है, वो भी परफॉर्म कर दिए, एसपीटी वगैरह, सीपीटी या जो भी रिक्वायर्ड है, और सैंपल्स भी ले आए लेबोरेटरी में, ठीक है। तो फिर लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन है या जो फील्ड टेस्टिंग का डेटा है, उनसे आप सॉइल पैरामीटर मालूम करें, वो सॉइल पैरामीटर जो आपको फर्दर एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है। जिस तरह क्या चीज, जरा बताएं शाबाश, किसी को पता है कौन कौन से इंफॉर्मेशन सॉइल के बारे में हमें रिक्वायर्ड होगा? सर वो प्लास्टिक लिमिट वगैरह, स्ट्रेंथ तो। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? कौन सा पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ? स्ट्रेंथ नहीं, पैरामीटर बताए, कौन कौन सा पैरामीटर है, बताए शाबाश। पैरामीटर मीन, स्ट्रेंथ पैरामीटर है फ्रैक्शनल एंगल जिसको फाई कहते हैं, और कोहिजन सी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लेबोरेटरी में, बाकी चीजें भी है, सॉइल क्लासिफिकेशन है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लेकिन ये सप्लीमेंट्री है। इंपॉर्टेंट जो है वो फ्रैक्शन एंगल और कोहिजन, ठीक है। तो वो पैरामीटर सारे मालूम करें जो आपको रिक्वायर्ड है फाउंडेशन डिजाइन के लिए। फिर उसके बाद डिजाइन द फाउंडेशन यूजिंग द सॉइल पैरामीटर फ्रॉम स्टेप 4। उसके बाद फिर आप फाउंडेशन डिजाइन करें स्टेप नंबर 4 में जो पैरामीटर आए हैं उस पे बेस करके। द फाउंडेशन शुड बी इकोनॉमिकल एंड बी एबल टू बी बिल्ट बाय द अवेलेबल कंस्ट्रक्शन पर्सनल। ये याद रखिए, बाज़ औक़ात आप इकोनॉमिकल की तरफ तो जाते हैं, सेफ की तरफ तो जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जो मैं फाउंडेशन डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये फाउंडेशन इस एरिया में जो यहाँ पे जो लेबर है, जो मैसन्स है, ये लोग ये बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे, समझ आ रही है? तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो स्किल है, वो भी आपके माइंड में, किसी भी डिजाइनर के माइंड में वो भी होना चाहिए, उसके मुताबिक स्ट्रक्चर वहां पे डिजाइन करना होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? सर स्टेप टू काइंडली समझा दे सर। स्टेप 2 कहाँ पे है? इसमें तो 2 नहीं है, ये तो 4 और 5 है।
पीछे स्लाइड में सर। स्टेप 2 का मतलब है फील्ड विजिट करे, सिंपल। समझ आ रही है? जियो टेक्निकल इंजीनियर क्या करेगा? फील्ड विजिट करेगा, वहां पे कोई जूलॉजिकल प्रॉब्लम है वो देखना है। जूलॉजिकल प्रॉब्लम मीन कि ग्राउंड में या सॉइल में कोई इशू है। इशू का मतलब है कोई वीक सॉइल है तो वो देखना है, ठीक है। यानी ऑब्जर्व करना है, सिंपली ऑब्जर्व करना है बाय नेकेड आई, ठीक है। साइड को ऑब्जर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है किस किस्म का साइड है, एलिवेशन कितना है, वाटर टेबल कितना ऊपर नीचे है, ठीक है। और ये सॉइल अमूमन किस किस्म का रॉक है, स्ट्रेटा है या क्ले है। फिर उसके बाद उसमें वहां पे बोरहोल कहाँ कहाँ पे करने हैं ये मालूम करना है, कितने सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। फील्ड टेस्टिंग कौन सा यूज करना है, एसपीटी सीपीटी, ये स्टेप नंबर 2 है। क्लियर है? यस सर। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या चीज है? स्टेप नंबर 3 में फिर आप प्रैक्टिकली वो फील्ड टेस्टिंग है तो वो परफॉर्म करें। 2 में आपने सिर्फ साइड बता दिया, जगह बता दी कि यहाँ पे बोर होल करने, लोकेशन सेलेक्ट किए, ठीक है। फिर 3 में प्रैक्टिकली फील्ड टेस्टिंग परफॉर्म करे, ठीक है। और वहां से सैंपल ले आके लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म करे, सॉइल पैरामीटर मालूम करे। इज दैट क्लियर? ये थर्ड हो गया। फोर्थ में सॉइल पैरामीटर सारे मालूम हो गए, फिर उस पे बेस करके आपने फाउंडेशन डिजाइन करना है, ठीक है। सॉरी, सॉइल पैरामीटर की जो मालूम किए हैं उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। और डिजाइन पर उस पैरामीटर पे बेस करके फिर डिजाइन 5th नंबर स्टेप में करना है, ठीक है। और फिर डिजाइन के लिए आप ये चीजें जहन में रखें कि वहां पे जो स्किल अवेलेबल है लेबर के पास या मेसन्स के पास, उनके मुताबिक स्ट्रक्चर आप डिजाइन करें। ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन ना करें कि वो लोग फिर बना ना सके, ठीक है। टेक इनटू अकाउंट the practical construction tolerances in local construction practices. local construction practices ये चीज है, समझ आ रही है? यस सर। interact closely with all concerned. all concerned में क्या है? client है, engineers है, architect है, contractor है, so that the substructure system is not excessively over designed and risk is kept within acceptable levels. Computer may be used extensively or not at all in this step. ठीक है। ये है कि ये जो जितने भी कंसर्न लोग हैं इनके साथ आपका क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए। इन क्लाइंट है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कंट्रैक्टर है, बाज़ औक़ात मेसन्स और लेबर के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका क्लोज इंटरेक्शन है तो फिर क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप ओवर डिजाइन नहीं करेंगे। ओवर डिजाइन का मतलब है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है। और आप क्या करेंगे? एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे जो इकोनॉमिकल भी होगा और सेफ भी होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? सर यस सर। यस सर। ये 5 स्टेप्स है किसी भी डिजाइन, किसी भी फाउंडेशन डिजाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडेशन सिलेक्शन प्रोसेस। फाउंडेशन किस तरह सेलेक्ट करेंगे? सिलेक्शन का मतलब जानते हैं? चुनाव सर। जी नहीं, चुनाव तो ठीक है। सिलेक्शन का मतलब है कि कौन सा फाउंडेशन प्रोवाइड करे। फाउंडेशन तो बहुत सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, मेनली डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, ठीक है। और फिर शैलो में फिर कौन सा सेलेक्ट करें, लेकिन मेनली ये 2 है, शैलो और डीप। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इसमें से कौन सा यूज करेंगे किसी एक बिल्डिंग के लिए? तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक तरीकेकार है। वो तरीकेकार इस तरह है कि इस फ्लो चार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको जरा गौर से देखें, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्टेन साइट इंफॉर्मेशन, साइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है। दूसरा है ऑब्टेन स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर
की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। दो चीजें हैं, साइट यानी सॉइल की कंडीशन, ठीक है, लेकिन सिर्फ सॉइल नहीं, साइट में बाहर के एनवायरनमेंट वगैरह भी आता है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर, किस किस्म का स्ट्रक्चर है, उसके लोड कितने हैं, परफॉर्मेंस क्या है, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर, हॉस्पिटल है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, प्लाजा है, समझ आ रही है, टावर है, क्या चीज है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? यस Yes, सर। sir. और साइट इंफॉर्मेशन जो है वो दो किस्म की है, एक साइट की सरफेस पे क्या कंडीशन है और एक सब सरफेस। सरफेस और सब सरफेस तो सारे जानते हैं, जानते हैं या नहीं? Yes, sir. यस सर, जानते हाँ, हैं। सरफेस का मतलब है ग्राउंड का टॉप सरफेस, ऊपर क्या सिचुएशन है। सब सरफेस का मतलब है ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो सरफेस में टॉपोग्राफी, टॉपोग्राफी का मतलब जानते हैं? Yes, sir. Forms and features of a land. फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ लैंड आप कह सकते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में मुझे समझाएं। शेप सर जी, जमीन की शेप कैसी है। ये भी कह सकते हैं, लेकिन और आसान कर सकते हैं। यानी जमीन हिल है या फ्लैट सरफेस है ये वगैरह। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाहता था, ठीक है। हिली एरिया है या प्लेन एरिया है या थोड़े से स्लोप्स है, किस किस्म का जमीन है। टॉपोग्राफी का मतलब ये। हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है? हाइड्रोलॉजी में मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लाइमेट सर। क्लाइमेट थोड़ा सा डिफरेंट है हाइड्रोलॉजी वाटर वाटर लेवल वगैरह। में, और क्लाइमेट में सिर्फ वाटर नहीं है और भी चीज है। इज दैट क्लियर? जी सर। बस ये फर्क है दोनों में, बाकी सेम है। क्लाइमेट में और भी चीजें हैं, जिस तरह टेम्परेचर है, विंड है, ठीक है, ये चीजें भी उसमें आ जाती है। और हाइड्रोलॉजी में सिर्फ वाटर का साइकिल ही है, ठीक है। सब सरफेस में ये इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करने हैं साइट के बारे में। ये कहाँ पे आप ऑब्टेन करते हैं? ये जब आपका साइट विजिट होगा, जो अभी डिजाइनिंग में, डिजाइन स्टेप्स में हमने डिस्कस किया, स्टेप नंबर 2, वहां से आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सब सरफेस क्या है? सब सरफेस ये है कि स्ट्रेट आप मालूम करें। स्ट्रेटा मीन कि बोर होल करके मालूम करे कि कितने डेप्थ तक क्ले है, फिर उसके बाद सैंड है, फिर ग्रेवल कहाँ पे है, रॉक कहाँ पे है, या बिल्कुल पूरा क्ले है, किस किस्म का क्ले है, उसका टाइप कौन सा है, उसका स्ट्रेंथ कौन सा है, ये चीज मालूम करे। तो ये लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन और फील्ड डिटर्मिनेशन, जो थर्ड स्टेप मैंने बता दिया, ठीक है। क्लियर है? और उसमें ग्राउंड वाटर टेबल कितने डेप्थ पे है, ये भी आप उसी में मालूम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और फाउंडेशन स्ट्रक्चर की तरफ से मेनली उसका लोड इंपॉर्टेंट है, लोड आ जाएगा। बाकी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये भी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस क्या है, यानी किस फंक्शन के लिए बनाना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आके, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप क्या करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन या सबसे लो कास्ट ऑप्शन, जो सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन है, वो कौन सा है? फर्स्ट तो आप ये ट्राई करें कि शैलो फाउंडेशन हम देना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. शैलो फाउंडेशन देना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आप शैलो फाउंडेशन आपने इज्यूम कर दिया। अब इस इजम्पशन के बेस पे आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है? कैलकुलेशन क्या है कि बिहेवियर चेक करे इस फाउंडेशन की, कि सेटलमेंट कितनी हो रही है। सेटलमेंट मैंने आपको बता दिया कि लेट सपोज हम 1 इंच तक तो अलाउ कर सकते हैं। लेट सपोज इसमें हमने चेक किया, इस कंडीशन में सेटलमेंट 5 इंचेस हो रही है, तो ये कंडीशन पूरा नहीं हुआ। बेरिंग कैपेसिटी चेक करे, बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की कितनी है। वो बेरिंग कैपेसिटी का मतलब है शेयर फेलियर, शेयर फेलियर तो नहीं हो रहा है। लेटरल स्टेबिलिटी चेक करे, एनवायरमेंटल फैक्टर उस पर चेक करे। अगर ये सारे शैलो फाउंडेशन फुलफिल कर रहा है, ये सारे जो
पॉइंट्स है, ये सारे विद इन सेफ लिमिट्स है, तो फिर तो हम शैलो फाउंडेशन दे सकते हैं। एक स्टेप से पास हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। लेकिन इनमें से एक भी फैक्टर फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम शैलो फाउंडेशन यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहां से, ठीक है, यहां से एरो गिवन नहीं है, लेकिन यहां से हम जाएंगे, दूसरा चेक करेंगे, दूसरे ऑप्शन पे है डीप फाउंडेशन। समझ आ रही है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. डीप फाउंडेशन चेक करेंगे। Yes, sir. अगर डीप फाउंडेशन ये सारे पॉइंट्स जो है फुलफिल करता है तो देन ओके वी विल गो डाउनवर्ड। बट अगर ये भी फुलफिल नहीं करता तो फिर एक और ऑप्शन है ग्राउंड मॉडिफिकेशन फॉर शैलो फाउंडेशन। ये भी कर सकते हैं कि ग्राउंड को थोड़ा मॉडिफाई करे। ग्राउंड मॉडिफाई का मतलब क्या है? सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करे। अब और तरफ हम जा रहे हैं, फाउंडेशन तो देंगे, फाउंडेशन से पहले हम सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो वहां पे सॉइल मौजूद है उसको मॉडिफाई करेंगे। किस तरह बढ़ा सकते हैं? कंपैक्शन करके या सेंड ड्रेन प्रोवाइड करके, ठीक है, या कोई और चीज मिक्स करके उसके साथ, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। वहां पे जो सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तीनों ऑप्शन है, इसको तरतीब के साथ जाना है। तरतीब यह है कि पहले शैलो फाउंडेशन उठाए, ये चीजें प्रेडिक्ट करें, फिर डीप उठाए। अगर ये फेल होता है तो फिर आप डीप पे जाएंगे, अगर डीप भी फेल होता है तो फिर आप थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीजें आपने चेक कर दिया तो फिर उसके बाद फिजिबिलिटी भी चेक करना होगा। फिजिबिलिटी यह है कि प्रिडिक्टेड वर्सेस रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस और पोटेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स, कि जो हमने प्रिडिक्ट किया है इसका परफॉर्मेंस, शैलो फाउंडेशन लेट सपोज हमने उठाया है और इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, वो और रिक्वायर्ड ये दोनों सेफ है, हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमें मिल रहा है या नहीं? समझ आ रही है? अगर जितना रिक्वायर्ड है उतना मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है तो देन इट्स ओके, ठीक है, दिस पॉइंट इज देन ओके। द सेकेंड पॉइंट इज पोटेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स। हमने एक ऐसा फाउंडेशन बनाया है जो उस जगह पे उसकी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है, उसकी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है बताए शाबाश, कुछ आइडिया है? हमने बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल और सेफ स्ट्रक्चर बनाया है फाउंडेशन का, ठीक है, लेकिन वो जो फाउंडेशन है वहां पे प्रॉब्लम है, उस एरिया में हम नहीं बना सकते। समझ आ रही है? किस किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं? हिली एरियाज में शैलो फाउंडेशन नहीं बना सकते। क्यों? क्या वो प्रॉब्लम स्ट्रेट है? वो स्ट्रेट नहीं होता, टोपोग्राफी उसकी सही नहीं है। वो एक और इशू है, बना सकते हैं, ये याद रखिए, बना सकते हैं। स्ट्रेट नहीं है उसको हम स्ट्रेट कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेवल नहीं करेंगे इंक्लाइंड फाउंडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एक और इशू है, उसको छोड़े। कोई सिंपल सा एग्जांपल बताए। एक तो यही हुआ जो मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास स्किल लेबर, स्किल्ड मैसन नहीं है। आपने कोई लेट सपोज स्ट्रेप फाउंडेशन डिजाइन किया, लेकिन स्ट्रेप फाउंडेशन का आपके लेबर और आपके मेसन को पता नहीं है, उसको स्किल नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो जिस स्ट्रेंथ के लिए आपने बनाया है या डिजाइन किया है, वो अगर बनाएंगे भी तो वो स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। एक इशू ये है, पोटेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। समझ आ रही है? Yes, sir. दूसरा, लेट सपोज आपने किसी ऐसी जगह में सिटी के अंदर चारों तरफ या तीनों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग है और दरमियान में हमारा एक प्लाट है, ठीक है, और उसमें लेट सपोज फाउंडेशन आपने डिजाइन किया है, कौन सा फाउंडेशन? लेट सपोज मैट फाउंडेशन आपने डिजाइन किया है, ठीक है। तो मैट के लिए वहां पे क्या होना है? एक्सकवेशन होना है। एक्सकवेशन, बहुत सारा एक्सकवेशन है, लेट सपोज 10 या 12 फुट एक्सकवेशन है। समझ आ रही है? Yes, sir.
तो अब इस 10-12 फुट एक्सकवेशन के लिए हमें बड़े बड़े एक्सकवेटर चाहिए, ठीक है, और बड़े बड़े एक्सकवेटर सिटी के अंदर बिल्डिंग के दरमियान हम वहां तक नहीं ले जा सकते। तो फिर ये आपका डिजाइन क्या होगा? ये पोटेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है, ये वहां पे नहीं हो सकता, कोई दूसरा ऑप्शन आप चेक करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अगर ये चीज है, पास किए दोनों पॉइंट, तो आप एक्सेप्टेबल की तरफ जाएंगे, नीचे जाएंगे। अगर इनमें से एक या दोनों फेल हो गए तो नॉट एक्सेप्टेबल, और फिर आप जाएंगे सेलेक्ट अनदर फाउंडेशन, यानी इन 3 ऑप्शन में से फिर दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके लिए ये प्रोसेस चलाएं। अगर वो पास कर सके तो एक्सेप्ट है, अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर आप रिकमेंडेशन की तरफ जाएंगे, और रिकमेंडेशन में आपने फाउंडेशन टाइप देना है कि डीप फाउंडेशन है या शैलो फाउंडेशन है या ग्राउंड मॉडिफिकेशन फॉर शैलो फाउंडेशन, ठीक है, यानी शैलो फाउंडेशन है लेकिन उससे पहले आपने ग्राउंड को मॉडिफाई करना है, कंपैक्ट करना है, एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? और फिर रिकमेंडेशन में एक तो फाउंडेशन टाइप हो गया और दूसरा डिजाइन डेटा आपने देना है। डिजाइन डेटा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो टेक्निकल डिजाइन का मतलब है, क्या मतलब है जो टेक्निकल डिजाइन का? स्ट्रक्चर डिजाइन की बात नहीं है, जो टेक्निकल डिजाइन पता है। शाबाश। फाउंडेशन तक डिजाइनिंग सर। तो फाउंडेशन डिजाइन का क्या मतलब है, यही तो मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। फाउंडेशन डिजाइन का मतलब क्या है? सर विड्थ और डेप्थ मालूम करना सर उसका। एग्जैक्टली डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कितने डेप्थ पे प्रोवाइड करेंगे, और उसका विड्थ या एरिया कितना होगा फाउंडेशन का, ठीक है। ये 2 चीजें ये है, और फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर भी आपने बताना है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन टाइप और ये 3 चीजें, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होगा, विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होगा, और उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर किस तरह है, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन, जब सेलेक्ट हो गया, ये आपने रिकमेंड कर दिया, तो फिर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आप प्रिपेयर करें डिटेल डिजाइन प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So this was the complete process of selection of a foundation, ठीक है, यानी how to select a foundation for a specific building or for a specific structure। तो ये आपने प्रोसीजर फॉलो करना है, इस प्रोसीजर के थ्रू आपने फाउंडेशन सेलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो Yes, sir. दिस वाज, यहाँ तक जो है आपका फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाउंडेशन, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है? Yes, sir. इंट्रोडक्शन टू फाउंडेशन में क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर दी है, क्या क्या डिस्कस हुए, कुछ याद है आप लोगों को? Foundation types of foundation. फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, Requirements of foundation. रिक्वायरमेंट ऑफ फाउंडेशन, और Steps Steps of of design. foundation. steps for designing a foundation, and then Selection. selection process, ठीक है, फाउंडेशन सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ Sir. तक, Yes, sir. यहाँ तक Clear है sir. ये हो गया। अच्छा, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन आस्क। आज मेरे ख्याल में असद नहीं है, असदुल्लाह। असदुल्लाह प्रेजेंट है? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, बाकी जो स्टूडेंट है वो तो इनको तो सब कुछ समझ आ रहा है। सर रिजल्ट कब होगा सर? Thank you sir. कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ओके, अगर क्लियर है सबको तो आप सारे
जितने भी प्रेजेंट है 48 स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है, सारे चैट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे। सर रिजल्ट कब होगा सर? रिजल्ट एग्जाम वालों से पूछे या आपके जो कोऑर्डिनेटर है उनसे पूछे, ठीक है।